अनादि अनंत है, आयुर्वेद स्वतंत्र है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल पर और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, कई बार आपने सुना होगा कि जब भी आपकी तबीयत खराब होती है या कोई समस्या होती है और अगर आप आयुर्वेद चिकित्सक के पास जाएं तो उनका कहना होता है कि आपका वात बढ़ गया है या पित्त कम हो गया है या कफ बढ़ गया है। और आपने सब सुना होगा कि कफ बढ़ जाने से कई समस्याएं होती हैं और वात पित्त के इम्बैलेंस से भी समस्याएं होती हैं। लेकिन ये वात पित्त आखिर है क्या और इनको दोष क्यों कहा जाता है, इनके बारे में समझेंगे हम आज के एपिसोड में। तो उसके लिए स्वागत करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एस रंजन, जो कि एक्यूपंक्चरिस्ट हैं और एमबीबीएस डॉक्टर हैं। इसके साथ ही साथ कॉन्शियसनेस कोच भी हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल पर। नमस्कार जी। सर, आज हम बात करने जा रहे हैं आयुर्वेद के बारे में और आयुर्वेद के जो त्रिदोष हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि कई बार हम सुनते हैं कि वात बढ़ गया है, पित्त कम हो गया, बड़े कंफ्यूजन हो जाता है कि ये आखिरकार है क्या। तो सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगी कि ये वात पित्त कफ जो त्रिदोष हैं ये क्या होते हैं। ये हमारी प्रकृति के हिसाब से है। मूल रूप से हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। 2 तत्वों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो उसको एक कफ, पित्त और वात, ये 3 प्रकृति जिनको हम दोष कहते हैं, लेकिन वो दोष मतलब वो डिफेक्ट नहीं है। आयुर्वेद में बोलने का ढंग है वो मुख्यतः प्रकृति ही है। हमारे शरीर में जो 5 तत्व होते हैं उनके कॉम्बिनेशन के बेसिस पर, दो के कॉम्बिनेशन के बेसिस पर एक त्रिदोष बन रहा है। वास्तव में हमारा जो बिल्डअप है, हमारा जो बॉडी का जो एक फ्रेम है, बॉडी का जो वेट है, हमारे मन की जो सोचने की गति है, हमारी जो डाइजेशन प्रोसेस है, हमारा जो सोने का जो ढंग है, ये सभी इन दोषों से कनेक्टेड होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो अगर हम इन तत्वों को, इन दोषों को समझ लेते हैं, 5 तत्व और 3 दोष। दोष का मतलब वो डिफेक्ट नहीं है, ये जानिए, आयुर्वेद में कहने का ढंग है। जब हम अपनी प्रकृति को जानते हैं तो हमें किस प्रकार से खाना खाना चाहिए, हमें कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए, इन बातों को हम समझ सकते हैं और इस तरह से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि स्वस्थ रहना बहुत मुश्किल है। स्वस्थ रहना मुश्किल नहीं है दोस्तों। इसके लिए बस आपको अपनी प्रकृति के बारे में, अपने दोष के बारे में जानना है। कफ के बारे में, पित्त के बारे में और वात के बारे में। आप किस कैटेगरी में आते हैं, आप अपने आप को पहचान लें एक बार। जो प्रकृति होती है वो बदलती नहीं है, वो लाइफ लॉन्ग सेम होती है। तो अगर आपने एक बार अपने आप को समझने का अगर मेहनत प्रयास कर लिया तो आप थ्रू आउट द लाइफ आप अपना बेहतर केयर कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं इस टॉपिक पे आगे, समझते हैं कि किस प्रकार हम पहचाने अपने आप को। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि 5 तत्वों का शरीर है हमारा और इनके मिलने से ही ये जो दोष हैं वो बनते हैं जी। तो ये जानना चाहूंगी कि जो वात है, पित्त है और कफ है, इन तीनों दोषों में कौन कौन से तत्व होते हैं। बहुत अच्छे। देखिए, हमारे जो 5 तत्व हैं वो है क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश। इन 5 को ना सीक्वेंस में जानना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर हम सीक्वेंस को समझते हैं तब हमें समझने में आसानी होगी। देखिए, सबसे स्थूल क्या है? मिट्टी है, उसका वेट सबसे अधिक होता है पृथ्वी तत्व। फिर उसके बाद हो जाता है जल तत्व, जिसमें वेट है लेकिन उसका कोई आकार नहीं है। जिस भी बर्तन में आप डालेंगे जल का वो आकार हो जाएगा। तो ये 2 सबसे स्थूल हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम अग्नि तत्व पे। अग्नि दिखाई देती है लेकिन उसका कोई वेट नहीं है। फिर और सूक्ष्म होता है तो वायु हो जाता है और फिर आकाश। तो जो 2 सबसे स्थूल हैं वो बनाती है कफ, यानी कि पृथ्वी तत्व और जल तत्व में कफ है। अगला जो 2 है यानी कि जल तत्व और अग्नि तत्व, वो है पित्त। और फिर उसके बाद वायु तत्व और आकाश तत्व, वो है वात त्रिदोष। तो हम इन तीनों त्रिदोषों में अगर हम उनके कंपोनेंट को समझते हैं तो जब कभी अगर हमने अपनी प्रकृति समझ ली और रोग को, क्योंकि प्रकृति समझ में आ गई तो फिर रोग भी समझ में आएंगे कि किस रोग में कौन सा त्रिदोष इम्बैलेंस हो रहा है, और फिर हम उस पर उस तरह से काम करेंगे तो हम अपने आप को स्वस्थ कर लेंगे। स्वस्थ होना बहुत आसान है, बस आप अपने त्रिदोष को, अपनी प्रकृति को समझ लें। थैंक यू सो मच सर, जो आपने बताया कि जो 3 दोष हैं वो 5 तत्वों से ही मिलकर बने हैं। प्रत्येक दोष में 2-2 तत्व होते हैं। तो जैसे कि आपने बताया, तो अब मैं इस पे समझना चाहूंगी कि सर क्या इनके ये जो दोष हैं, वात, पित्त, कफ,
इनके बढ़ने से बीमारियां होती हैं या कम होने से बीमारियां होती हैं? देखिए, बढ़ना और कम होने से ज़्यादा अच्छा हम समझेंगे इसकी इम्बैलेंस होने से होती है ओके। है ना। हर एक व्यक्ति की एक प्रकृति है, उसके भीतर एक दोष प्रोमिनेंट होता है। उसके हिसाब से हमें अपने खाने का ढंग, सोने का ढंग और जीने का ढंग डिफाइन कर लेना चाहिए। अगर आप उस ढंग से जीने लग जाएंगे तो आपको तकलीफ कम होगी, नहीं होगी। तो यहाँ पर इम्बैलेंस पर हम फोकस रखें और बढ़ने के भाव को ज़्यादा देखा जाता है कि वह दोष जो है वो बढ़ जाता है तो रोग होते हैं। तो सर अब मैं ये समझना चाहूंगी कि अब हम आते हैं पर्टिकुलरली दोषों पर बात करते हैं, जैसे वात, पित्त और कफ। तो सबसे पहले अब समझना चाहूंगी आपसे वात के बारे में कि वात जो दोष होता है उसकी क्या प्रकृति होती है, क्या होता है वात? देखिए, वात प्रकृति दोष में हमने देखा था कि ये वायु तत्व आकाश तत्व से बन रहा है जी। तो वायु जो होता है वो बहुत हल्का होता है ना। तो हल्के यानी कि वैसे लोग जिनका वेट कम होता है, जो दुबले पतले लोग होते हैं, वो वात प्रकृति के होते हैं। वात से अगर हम थोड़े से नीचे आते हैं तो पित्त प्रकृति, तो मीडियम बिल्ड वाले जो लोग होते हैं वो पित्त प्रकृति के होते हैं। और जो मोटे होते हैं, ओबेज या जो लंबे लोग हैं, वो कफ प्रकृति के होते हैं। तो बॉडी के बिल्ड से हम पहचान सकते हैं कि इनका दोष, इनका प्रकृति, इनका नेचर क्या है। ओके। तो सर अब सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी, समझूंगी वात के बारे में कि जब ये वात होता है हम इसको कैसे समझे कि ये इम्बैलेंस होने लगा है, इसके क्या कुछ लक्षण हो सकते हैं? देखिए, इम्बैलेंस से पहले ना हम अपना बेसिक फ्रेमवर्क समझ लें कि हमारा शरीर किस दोष का है। क्योंकि जो हमारा जो बेसिक नेचर होता है वो चेंज नहीं होता, वो थ्रू आउट दी लाइफ वो सेम ही रहता है। हाँ, किसी पार्टिकुलर बॉडी पार्ट में कोई पार्टिकुलर दोष बढ़ गया है तो बीमारी हो रही है, लेकिन जो ओवरऑल हमारी बॉडी का नेचर है वो सेम रहता है। तो अगर हम समझ लेते हैं कि हम वात प्रकृति के हैं या पित्त प्रकृति के हैं, जैसे मैं पित्त और कफ प्रकृति का हूँ, तो मुझे उस हिसाब से अपना भोजन रखना चाहिए, उस हिसाब से अपने सोने का ढंग रखना चाहिए। तो वात प्रकृति दुबले पतले लोग हैं, पित्त प्रकृति मीडियम बिल्ड के हैं और कफ ओबेज है। ये एक ढंग हुआ। इसके अलावा हम व्यक्ति के बात करने के ढंग से समझ सकते हैं। जो वात प्रकृति के होते हैं वो अधिक बोलते हैं, क्योंकि वात बहुत चंचल है, वायु बहुत चंचल होती है, तो चंचल होते हैं, वो बोलते ज़्यादा हैं, सोचते भी ज़्यादा हैं। जो पित्त प्रकृति के हैं वो सोच समझ कर बोलते हैं, और कफ प्रकृति के लोग बहुत कम बोलते हैं। तो जब भी आप कहीं नोटिस करें कि यह आदमी कम बोलता है, हो सकता है वो प्रकृति कफ प्रकृति का व्यक्ति हो, है ना। कई सारी चीज़ें देखनी चाहिए। बोलने का ढंग एक बात है जिससे हम पहचान सकते हैं कि किस व्यक्ति का दोष कौन सा है। तो जैसा कि सर आपने बता दिया कि हमें इसको कैसे समझना है कि कौन सा व्यक्ति किस प्रकृति का है। अब ये समझना चाहूँगी, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं वात के बारे में, तो वात जिनमें इम्बैलेंस होता है उनमें किस तरह के रोग पाए जाते हैं, किस तरह के रोग उनमें ज़्यादा होते हैं? देखिए, हमारे शरीर में जो भी दर्द होते हैं, आयुर्वेद में ऐसा कहा जाता है कि ये वात वायु के बढ़ने से होते हैं। तो एवरी टाइप्स ऑफ पेन, हर एक तरह का दर्द जो है वो वात के बढ़ने का है। तो दर्द में, कोई भी दर्द अगर शरीर में हो रहा है तो हमें वात को कम करना है, वात बढ़ गया है उसे कम करना है। दर्द के अलावा जो स्किन के रोग होते हैं, ड्राइनेस, जो रूखा, ड्राई हेयर, ड्राई स्किन, ऐसे रोग जो होते हैं ये वात दोष के रोग होते हैं। ओके। तो अब हमें ये समझना है कि अगर किसी को पेन की समस्या ज़्यादा हो रही है, हाँ, तो हो सकता है कि उनका वात इम्बैलेंस हो। या तो सर अब इसको बैलेंस कैसे करें? क्योंकि इम्बैलेंस है, ये हम अंदाज़ा ही लगा रहे हैं, एग्जैक्ट हमें नहीं पता, लेकिन अगर फिर भी हमने अंदाज़ा लगाया कि हो सकता है मेरा वात बढ़ा हुआ हो, तो फिर इसको कैसे हम कम करें, बैलेंस कैसे करें? देखिए, कोई दोष बढ़ा है तो हमें अपना बेसिक नेचर अगर पता हो तो हमें अपने ओरिजिनल दोष, हमारे ओरिजिनल प्रकृति की वजह से, जैसे हमारा खाना पीना और सोने का ढंग होना चाहिए। अगर हम डिसिप्लिन वे में भोजन करते हैं, डिसिप्लिन वे में सोते हैं, तो हमारे सभी नॉर्मल रहेंगे, रेगुलर रहेंगे। तो स्ट्रेस एक सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है किसी भी दोष के डिस्टर्ब होने का, और स्ट्रेस की वजह से हमारा भोजन गड़बड़ हो जाता है। हमारे कोई भी दोष के इम्बैलेंस होने का जो मूल कारण है
वो है समय पर भोजन नहीं करना, समय पर नहीं सोना और तनावपूर्ण जिंदगी में जीना। अगर हमारे मन में तनाव है तो वो डिस्टर्बेंस लाएगा ही लाएगा। अगर हम टाइम पर नहीं खा रहे हैं तो फिर दोष तो बढ़ेंगे ही। वात दोष को कम करना हो या पित्त दोष को कम करना हो या कफ दोष को कम करना हो, इन सभी में हमें यह देखना है कि क्या मेरा भोजन करने का तरीका, मैं क्या भोजन कर रहा हूँ, भोजन करने की टाइमिंग क्या है, भोजन को किस अंदाज में कर रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। सोने, अगर कोई व्यक्ति समय पर सोता है, रात में जब नींद आ रही है और उस समय वो सो जाता है, सुबह जब नींद खुलती है नेचुरल टाइमिंग पे जग जाता है। नेचुरल टाइमिंग मतलब जिस समय सूरज जगता है उसके आसपास आप भी जग जाइए। आइडियल है थोड़ा पहले जग जाएं, नहीं तो ज़्यादा लेट तो ना करें। अगर आप सोने और भोजन करने में अगर आप डिसिप्लिन हैं तो ये बहुत संभावना है कि आपका शरीर जो है वो संतुलित रहेगा। कोई भी हम दोष को जब बैलेंस करने जा रहे हैं और उसके कई सारे तरीके होते हैं, सभी तरीकों में सबसे महत्वपूर्ण तरीका ये आएगा कि आप अपने सोने और खाने के डिसिप्लिन को अपने लाइफ में लेकर आएं। उसके बाद ही हम किसी और तरीके को समझें और उसको जीवन में यूज करें, क्योंकि बाकी कोई भी तरीका है तो वो उतना इफेक्ट नहीं ला सकता जितना इफेक्ट राइट टाइम पे सोना और राइट टाइम पे खाना आपके जीवन में संतुलन को ला सकता है। हाँ, कई सारे तरीके हैं, हम उसकी एक एक करके बात करेंगे, लेकिन तो सबसे पहले आपको अपना सोना और खाना डिसिप्लिन कर लेना चाहिए। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि अगर हमारा कोई भी जो दोष है, इम्बैलेंस है, तो हमें सबसे पहले अपनी दिनचर्या को संभालना है, दिनचर्या को ठीक करना है, अपने भोजन करने के तरीके को, क्योंकि आजकल लोगों का रहता है कि जब वो भोजन कर रहे हैं तो उनको टीवी चाहिए या फोन चाहिए या कोई वेब सीरीज देखनी है, कुछ कोई शो देखना है, कोई मूवी देखनी है। तो वहां पर भी हमको माइंडफुल ईटिंग का भी ध्यान रखना है कि जब भी हम खाना खाएं तो हमारा ध्यान खाने पर ही होना चाहिए। तो इसके साथ ही जैसे कि आपने बताया कि और भी कई तरीके हैं इनको बैलेंस करने के, तो उनके बारे में जानना चाहूंगी कि और क्या कुछ हो सकता है। देखिए, जो हम भोजन कर रहे हैं, भोजन किस तरह का भोजन होना चाहिए, है ना। अब जो है वात प्रकृति के लोग हैं, उनको वात यानी कि वायु यानी कि गैस, जिन चीज़ों से गैस्ट्राइटिस उन्हें होती है, और बहुत लोगों को पता चल जाए कि उनको किस बीमारियों से गैस्ट्राइटिस होती है, जैसे मिल्क टी है, उससे गैस्ट्राइटिस जल्दी होती है। तो वैसे व्यक्तियों को उस चीज़ों को, उस दोष को बढ़ाने वाले भोजन को सेवन नहीं करना चाहिए। जो पित्त प्रकृति के हैं, पित्त प्रकृति यानी कि उनमें पित्त बनता है, एसिड बनता है, तो उनको भूखे, वैसे तो भूखे किसी को नहीं रहना चाहिए, लेकिन पित्त प्रकृति वालों को तो भूखे बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फिर एसिड जो है वो स्टमक से ऊपर आएगा, फैलेगा, अल्सर बनेंगे या कोई दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है। भोजन के अलावा एक्सरसाइज, हम वॉकिंग करते हैं, हम प्राणायाम करते हैं, ये सभी योगा के स्टैंडर्ड मेथड हैं और सभी लोगों को करना चाहिए। हमें ध्यान के साथ साथ अपने लाइफ में एक एक्टिव लाइफ स्टाइल, वॉकिंग है, प्राणायाम है, इनको भी अपनाना चाहिए। तो अगर वात पे दोष बढ़ा हुआ है तो अगर आप वहाँ पर योगासन करते हैं, शवासन करते हैं, योग निद्रा करते हैं, तो ये आपको रिलैक्सेशन में काफ़ी हेल्प करेगा। जो वात प्रकृति वाले हैं वो सोचते ज़्यादा हैं, उनको विचार, वैसे स्ट्रेस से तो सभी दोष डिस्टर्ब होते हैं, तनाव सभी, अगर आपके जीवन में तनाव आता है तो आपका बॉडी इम्बैलेंस में चला ही जाएगा। लेकिन वात प्रकृति वाले थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं, तो वात प्रकृति वालों को रिलैक्सेशन वाला मेथड जैसे कि योग निद्रा हुआ वो अधिक करना चाहिए। वात प्रकृति वाले लोगों को नैप लेना चाहिए। अगर आप नैप लेते हैं दिन में 20 मिनट से 30 मिनट की छोटी नींद, तो वो आपके लिए अच्छा है। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि जो वात प्रकृति वाले हैं उनको नैप लेना जरूरी है, क्या हम इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जैसा आपने बताया कि स्ट्रेस बढ़ने के कारण से वात इम्बैलेंस हो जाता है, तो जब हम नैप लेते हैं तो हम रिलैक्स थोड़ा सा होने लगते हैं, तो वहां पर स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम होने लगता है। तो जब हम रिलैक्स रहने लगेंगे, स्ट्रेस कम होगा, तो वात भी बैलेंस होने की स्थिति में आ जाएगा। तो सर, यहाँ पर और क्या कुछ कर सकते हैं हम वात को बैलेंस करने में? क्या यहाँ पर हम किसी एक्यूप्रेशर पॉइंट पर काम कर सकते हैं
या सुजोग में कोई तरीका हो, और क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। एक बहुत इजी वे है ऑयल मसाज। ऑयल मसाज वैसे सभी लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन वात प्रकृति वालों के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे वात प्रकृति वालों को स्किन ड्राई होता है, बालों में ड्राइनेस आता है, तो नाभि में तेल लगाना, पूरी बॉडी पे तेल लगाना, वात प्रकृति वालों को ऑयल मसाज जरूर करना चाहिए या करवाना चाहिए। और साथ ही साथ अपने भोजन में भी ऑयल का प्रयोग एक मीडियम मात्रा में करना अच्छा है। देखिए, यहाँ पर एक अलग डिफरेंट अप्रोच की बातें आज तो थोड़ी सी कन्फ्लिक्ट की बातें आती हैं। जब हार्ट डिजीज के रोग में ऐसा ऑयल फ्री कुकिंग काफ़ी पॉपुलर हो रहा है और उसे हम प्रमोट भी करते हैं जी। है ना। लेकिन जो वात प्रकृति वाले लोग हैं उनको ऑयल फ्री कुकिंग वाली चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। और इनफैक्ट जो एक नॉर्मल रीजनेबल हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, तो वहाँ पर तो ऑयल के प्रयोग को कम करना या उसे बंद करना, ऑयल फ्री कुकिंग बिल्कुल बंद कर दी है, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे एलोपैथी का अप्रोच और आयुर्वेद का अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है ना। तो यहाँ पे जब हम वात पित्त और कफ को समझें, तो वात प्रकृति वालों को तो ऑयल खाने के लिए भी और लगाने के लिए भी प्रयोग करना चाहिए। हाँ, कौन सा ऑयल प्रयोग कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट आ जाता है। रिफाइन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो कच्ची घानी, या अगर जिन कुछ लोगों के पास अवेलेबल होगा कि वो अपनी आंखों के सामने तेल निकलवा सकते हैं, है ना, तो वो तेल सबसे अच्छा है अगर पॉसिबल है तो। नहीं तो क्या होता है, रिफाइन करने में, प्रोसेस करने में उसका जो मेन एलिमेंट है, और यहाँ पर राजीव दीक्षित को सुना जा सकता है, काफ़ी उन्होंने इस विषयों पे बात किया है। जब भी खाने का तेल होता है उसमें जो उसकी जो फ्रेगरेंस होती है, असली इफेक्ट वो उसी से आता है, लेकिन रिफाइंड में तो वो बहुत कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो फिर वो कहने को तेल रह गया, लेकिन उसका जो हीलिंग इफेक्ट है, गुडनेस, न्यूट्रिशन इफेक्ट है, वो चला जाता है। तो हमें कच्ची घानी या जो कम प्रोसेस्ड ऑयल है उसका प्रयोग वात प्रकृति वालों को करना चाहिए। सर, जैसा कि आपने बताया कि हम कच्ची घानी का इस्तेमाल कर सकते हैं तेल का, और क्या हम यहाँ पर घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पर लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो इनके बारे में जानना तो यहाँ पर देखिए, मतलब इन सभी पे भी काफ़ी रिसर्च हो चुका है। तो यहाँ पर एक बात, आयुर्वेद का एक कंसेप्ट है, लोकल इज द बेस्ट। आपके आसपास के जगहों में कौन सा ऑयल का प्रोडक्शन होता है, जनरली प्रकृति ना हमारे केयर करने के लिए जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है वो हमारे आसपास उगाती है। बहुत लोग इंपोर्टेड के चक्कर में सोचते हैं, या ऑलिव ऑयल का जिक्र कहीं पर आया है तो हम ऑलिव ऑयल कर लेते हैं। ऑलिव ऑयल इंडिया में तो नहीं होता ना, या बहुत कम होता है। मस्टर्ड ऑयल सबसे ज़्यादा कॉमन है नॉर्थ इंडिया में, तो मस्टर्ड ऑयल एक अच्छा ऑप्शन है। हाँ, विंटर के सीजन में सीसम ऑयल का भी यूज किया जा सकता है। तो ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है हम किस तेल के में जाएं, आप आराम से तेल का प्रयोग कर सकते हैं, घी का ही प्रयोग कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, जो आपने बताया कि हमें वात प्रकृति वाले जो हैं उनको ध्यान रखने की ये ज़रूरत है कि वो अपने जो डेली रूटीन है वहाँ पर ऑयल को कट डाउन नहीं करना है, लेकिन हमें ऑयल की गुणवत्ता पर हमें विशेष तौर से ध्यान देना है कि हमें रिफाइंड ऑयल ना यूज़ करके हम कच्ची घनी यूज़ कर सकते हैं, सरसों का तेल जिसको बोलते हैं, और सर्दी के मौसम में हम तिल का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सर, इसके साथ ये जानना चाहूँगी कि ये जो मसाज का जो आपने बताया है, इसका क्या कोई प्रेफरेबल टाइम रहता है वात प्रकृति वालों के लिए कि हम कब कर सकते हैं ऑयल की मसाज, या फिर इसको जैसे खाने में तो हमें नहीं करना है, तो वो चीज़ क्लियर है, मसाज का कोई पर्टिकुलर टाइमिंग है? ऐसे कोई विशेष बात नहीं है। वैसे टाइम डिफाइन किया गया है आयुर्वेद में कि दिन के इस प्रहर में इस रोग का, इस दोष की प्रबलता होती है, लेकिन व्यवहारिक ज़िंदगी में ना हमें टाइम मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होता, तो हम उतने डिटेल में ना जाएं, बस कर ले तो काफ़ी है। लोग तो व्यस्तता में उसके लिए भी समय बहुत कम दे रहे हैं जी, है ना। हम मिनिमल अपने बॉडी के केयर करने में बहुत कम ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा हमें अधिक ध्यान देने की जरूरत है, तो अगर किसी भी समय कर ले तो वो काफ़ी है। तो थैंक यू सो मच सर, जो आपने बताया कि हमें किस तरह से मसाज का इस्तेमाल करना है, मसाज किस तरह से करनी है, और कौन से ऑयल वात प्रकृति वाले लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सर, ये तो रही बात मसाज की और ऑयल की इम्पोर्टेंस की, इस जो वात का इम्बैलेंस होता है उसमें। तो अब मैं जानना चाहूँगी कि वात बढ़ जाने पर
हम क्या कुछ कर सकते हैं? एक्यूप्रेशर में क्या कर सकते हैं, सुजोग में क्या कर सकते हैं, या मुद्रा में क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, वात जो है वो वायु है, तो वायु के बढ़ जाने पे ना एक बहुत अच्छी मुद्रा होती है वायु मुद्रा। हम वायु मुद्रा करके, जिसमें हम इंडेक्स फिंगर को फोल्ड करके थंब से प्रेस करते हैं, ये वायु को कम करने के लिए बहुत अच्छी मुद्रा है। जिन व्यक्तियों को भी किसी भी तरह का दर्द है, ये कौन सा दर्द है उससे फर्क नहीं पड़ता कि पेट में दर्द है कि पैर में दर्द है कि सिर में दर्द है, आपके शरीर में कहीं भी कोई भी दर्द है, आप इस वायु मुद्रा का प्रयोग करके वायु तत्व को कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इंडेक्स फिंगर को फोल्ड करना है और थंब से प्रेस करना है। ऐसा 5 मिनट से 15 मिनट दिन में 2 बार 3 बार या ज़्यादा भी जरूरत पड़ने के अनुसार आप कर सकते हैं। तो ये वायु को कम करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है। इसके अलावा हम एक्यूप्रेशर पॉइंट कर सकते हैं PC6। PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारी कलाई में अंदर वाले सरफेस पर 3 अंगुल के डिस्टेंस पे है। तो दोनों हाथों में बारी बारी से दोनों कलाई पे आप PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप मसाज कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पैर पर घुटने के पास ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। थैंक यू सो मच सर, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए कि हम वात प्रकृति जब हमारे ज़्यादा हो रही हो तब हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो एक बार मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूँगी कि यदि आपके मन में भी कोई सवाल है, डॉक्टर से पूछो में आप डॉक्टर रंजन से पूछना चाहते हैं आपका कोई भी सवाल, तो उस सवाल के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सवाल भेज सकते हैं। लेकिन आपके लिए ना हम एक और थोड़ा सा आसान मेथड लेकर आए हैं कि आप इस बार से अपना सवाल जो भेजेंगे आप वो ऑडियो में भेजें, जिससे कि हम आपकी भावनाएं भी समझ पाएंगे और आपकी जो दिक्कत हो रही है वहाँ पर जो लैंग्वेज बैरियर कई बार हो जाता है तो वो भी नहीं आएगा। तो आप जो भी अपना सवाल भेजें आप ऑडियो रिकॉर्ड करके हमें भेजें। व्हाट्सएप पर ऑडियो नोट का ऑप्शन आता है, आप उस पर क्लिक करके अपना सवाल पूरा बोलें और वो सवाल हमें भेज दें। इसके साथ ही साथ उसमें आप अपना नाम, अपनी एज और आप कहाँ से हैं, आपका वजन कितना है, ये ज़रूर बताइएगा। तो सर अब हम बढ़ते हैं अगली प्रकृति की ओर जो कि है पित्त। तो आप पित्त के बारे में समझना चाहूँगी डिटेल में, जैसे कि आपने बताया वात के बारे में आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन, इतनी सारी जो ज्ञान हमारे साथ साझा किया। अब आपसे जानना चाहूँगी पित्त के बारे में। तो पित्त को हम कैसे समझें, पित्त में क्या क्या तत्व होते हैं? देखिए, पित्त में है जल और अग्नि जी। तो मुख्य रूप से ये अग्नि की बात है ना। तो पित्त प्रकृति वाले, पित्त दोष वाले जो लोग होते हैं वो मीडियम बिल्ड के होते हैं। वो बात करते हैं तो सोच समझ कर बात करते हैं। वो वात प्रकृति जैसा ज़्यादा नहीं बोलते और कफ जैसा कम भी नहीं बोलते, वो मीडियम बोलते हैं, सोच समझ के बोलते हैं, जरूरत अनुसार बोलते हैं। तो पित्त जो है वो अग्नि तत्व है। अग्नि होती है हमारी जठराग्नि में, है ना। तो उसका जो मेन एरिया है वो हमारे स्टमक का एरिया है और ये जब बढ़ती है तो हमारे स्टमक में अम्ल, एसिड प्रोड्यूस होता है। तो पित्त के बढ़ने से हमारी बॉडी में एसिडिटी बढ़ने लग जाती है और एसिडिटी बढ़ती है तो एसिडिटी से बहुत सारे हमारे रोग होते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे रोग हमारा जो पीएच है वो डिस्टर्ब होने से होते हैं। तो अगर एसिडिटी होती है, एसिडिटी बढ़ रही है तो उसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और वो बढ़ रही है, और बढ़ने का एक बड़ा कारण होता है कि जब हम भूख लगी और उस समय में भोजन नहीं किया। भूख जब लगती है तो भोजन कर ले तो एसिडिटी नहीं बढ़ेगी। और अगर इन केस अगर हम भोजन नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हम पानी पी लें, तो वो जो है जो पित्त है उसको थोड़ा डाइल्यूट होना, प्रॉपर तो भोजन चाहिए उससे वो सेटल होगा, लेकिन थोड़ा डाइल्यूट हो सकता है पानी पीने से। जो बहुत बाल्डनेस बहुत लोगों की है कि उनको कम बाल होते हैं और आगे कुछ लोगों के आगे कम बाल होते हैं, तो ये जो होता है ये पित्त दोष वाले लोगों का होता है। अगर कोई बाल्ड पर्सन है या पूरी तरह बाल्ड ना भी हो, अगर आगे से थोड़ा बाल्ड है तो वो समझ जाना चाहिए कि ये पित्त प्रकृति का, पित्त दोष वाला व्यक्ति है। तो हम इस तरह से पहचान सकते हैं। पित्त वालों को जब गुस्सा आता है तो गुस्सा बहुत एग्रेसिव वाला होता है। वात व्यक्तियों का गुस्सा जो है वो बहुत जल्दी शांत हो जाता है, लेकिन पित्त वालों का जो गुस्सा है वो काफ़ी देर तक टिकता है। उनको समझाने से बाद तुरंत वो थोड़ा टाइम लेते हैं अपने गुस्से को सेटल डाउन करने में। और कफ वालों को, अभी जो कि हम आगे से समझने वाले हैं, कफ प्रकृति वालों को तो गुस्सा आता ही नहीं है जल्दी, उनको गुस्सा बहुत रेयरली आएगा। तो पित्त वालों को गुस्सा ज़्यादा आता है।
तो इस तरह से हम पित्त को पहचान सकते हैं। ओके, तो सर अब ये समझना चाहूंगी कि जो पित्त वाले हैं, पित्त प्रकृति के लोग हैं, उनमें किस तरह की बीमारियां ज्यादा होती हैं, किस तरह के रोग उनमें ज्यादा आते हैं? देखिए, अभी पित्त का जो मुख्य स्थान है वह स्टमक हमने पहचाना है ना। स्टमक में एसिडिटी है, और ये जो डाइजेशन करने के लिए जो बाइल आता है तो गॉल ब्लैडर और लीवर से आता है। तो लीवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक, यानी कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे पेट की समस्याएं, ये हमारे पित्त, तो जो भी डाइजेशन वाले रोग होते हैं वो पित्त दोष वाले रोग होते हैं। अब डाइजेशन पेट में साथ साथ हमारा जो माउथ है, हमारा मुंह भी स्टमक का ही एक्सटेंशन है। तो मुंह के रोग, जो स्मेल, हैलोटोसिस, बैड स्मेल माउथ से है, या इवन पसीनों की स्मेल, ये जो भी स्मेल की जो प्रॉब्लम है, ये पित्त वाली रोग है। पेट के रोग, डाइजेशन वाले रोग, एसिडिटी वाले रोग और बैड स्मेल वाले रोग, ये सभी पित्त के रोग हैं। किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है, ये पित्त का रोग है। तो इस तरह से हम पित्त को पहचान सकते हैं, और एक बार हमने पहचान लिया तो हम उस पर काम कर सकते हैं। तो सर कैसे काम करें इस पर? पित्त बढ़ जाए या कम रहे, तो मतलब कि ये इम्बैलेंस जब हो जाता है तो फिर अब क्या काम करना है इस पर? देखिए, हमने सबसे पहले देखा है कि हमारे भोजन में, हमारे भोजनचर्या, हमारी दिनचर्या को हमें नॉर्मल रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। रात में सही समय पर सो जाना चाहिए। सही समय मतलब 9 बजे, 10 बजे। लेट नाइट अगर हम जगते हैं तो फिर पित्त तो हमारी बॉडी में इम्बैलेंस हो ही जाएगा। जो रात का समय होता है, रात में जब शरीर आराम कर रहा होता है, तब बॉडी अपने डाइजेशन को प्रॉपर करता है। वैसे बॉडी जब हम भोजन लेंगे तब वो पचाने का काम शुरू कर देगा, लेकिन जो प्रॉपर डाइजेशन और एसिमिलेशन होता है वो रात में होता है। अब अगर हमें जिस समय डाइजेशन का टाइम है, डाइजेशन करने के लिए बॉडी को बनाना है, बाइल को रिलीज करना है, लेकिन आप जग रहे हैं तो बॉडी डाइजेशन कर नहीं पाएगी। तो वो डाइजेशन में ना अगर जाए तो वो फिर बॉडी में फैलेगी, वो एसिडिटी आपको बनेगी। तो रात में देर से जगना, ये पित्त को डिस्टर्ब करता है। रात में जगना नहीं चाहिए। जिनको भी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, जिनका भी डाइजेशन की दिक्कत है, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो समय पर भोजन करके रात में सो जाएं, रात में देर रात तक ना जागें। और फिर भी अगर किसी को बहुत ज़रूरी काम है, जागना पड़ता है, तो आप पानी पीते रहें थोड़ा थोड़ा देर पर, ताकि आपका जो एसिड है वो डाइल्यूट होता रहे, है ना। वैसे ये बिल्कुल मजबूरी है, क्योंकि बहुत लोगों ने आजकल अपना कर लिया है कि रात में उनको काम करना पड़ता है। आइडियल है कि आप रात में जल्दी सो जाएं। तो हमें अपने पित्त को, अपने अम्ल को बैलेंस रखना है। तो वो भोजन, जब भूख लगती है हम भोजन कर लें, अपने आप को भूखे पेट ना रखें। भूखे पेट रहना वो एसिडिटी को बढ़ाएगा। और जो हमारा जो भोजन करना है, हम उसमें अम्लीय भोजन, यानी कि लो पीएच वाले भोजन है, जैसे जो भी सॉफ्ट ड्रिंक है, वैसे विंटर में इसका सेवन बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग करते हैं। तो जो भी सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं ना, उनका पीएच कम होता है, हमें उनको अवॉइड करना चाहिए। इनफैक्ट जो प्रकृति ने हमारे खाने और पीने के लिए बनाया है, वही हमारी बॉडी के लिए सूटेबल है। हम जो भी टेस्ट के कारण या दूसरों को देखा देखी में, टेस्ट से भी कम ना, हम दूसरों के, हम सोशल अप्रूवल के लिए खाते हैं, दूसरों को कॉपी करते हैं अनजाने में। कॉपी करने की टेंडेंसी को हमें कम करना है। हमें समझना है कि हमारे शरीर के लिए क्या अच्छा है। अगर आप अपने शरीर के लिए समझकर भोजन करते हैं तो आप बहुत आसानी से अपने आप को ठीक रख सकते हैं। तो अम्लीय पदार्थ, फास्ट फूड, जंक फूड, सॉफ्ट ड्रिंक, इनको आप अवॉइड करें। प्राकृतिक, सात्विक, हाइजेनिक फूड लेना चाहिए हमें। भूख लगे तो उस समय भूखे पेट नहीं रहना चाहिए। कुछ भी आप चबाने के लिए, अगर आपको भूख लगी और प्रॉपर लंच लेने का भी आपके पास समय नहीं है, तो एटलीस्ट कुछ चबाने के लिए आप अपने मुंह में डाल लीजिए कुछ भी, तो एसिड जो है वो ज़्यादा नहीं बनेगा, है ना। वैसे आइडली जो आपको जो भूख लगती है, तो अपने काम को पोस्टपोन, अपने भोजन को पोस्टपोन करते काम ना किया करें, भोजन को कर लें फिर काम को करें। तो भूखे पेट नहीं रहना, ये पित्त को बैलेंस रखने के लिए जरूरी है। फास्ट फूड, जंक फूड नहीं खाना, ये पित्त को बैलेंस रखने के लिए जरूरी है। रात में देर तक नहीं जागना, ये पित्त को बैलेंस करने के लिए जरूरी है। तो भोजन के मामलों से हम इस तरह से अपने पित्त को संतुलित रख सकते हैं।
तो थैंक यू सो मच सर जी। तो ये तो रही बात अब भोजन के मामले में कि हमें भोजन पे किस तरह से ध्यान देना है और क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सर अब मैं समझना चाहूँगी कि क्या ऑयल की जो मसाज के बारे में आपने बात कही थी वात प्रकृति के लोगों में, कि क्या ऑयल की मसाज यहाँ पर भी कर सकते हैं? यहाँ पर जरूरत नहीं है। देखिए वात में ड्राइनेस होती है जी, तो वहाँ पर जरूरी है जी, अब पित्त वालों की चॉइस है यहाँ पे, वो करना चाहे तो करें, यहाँ पर उनकी नीड नहीं है ना। यहाँ पर शरीर जो है वो अम्लीय है ना, तो यहाँ पर ज़्यादा जरूरी है कि वो एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें। तो पित्त प्रकृति वालों को एक्टिविटी में जाना चाहिए और जेंटल एक्टिविटी, नॉट हार्ड एक्टिविटी, है ना। कोई विगरस एक्सरसाइज कफ प्रकृति वालों के लिए ठीक है, जो कि ओपोजिट होता है। कफ वाले जो होते हैं वो ज़्यादा सेडेंटरी लाइफ पसंद करते हैं, तो वो कम करते हैं, जरूरत उनको ज़्यादा है। पित्त वालों को जेंटल एक्सरसाइज और खासकर प्राणायाम वो करना चाहिए। सर यहाँ पर अब एक्यूप्रेशर पॉइंट या फिर हम सुजोग के बारे में समझना चाहूँगी कि क्या यहाँ पर कोई तरीका है पित्त को बैलेंस करने का? देखिए अगर पित्त मतलब अगर एसिडिटी होने लग जाती है तो एसिडिटी को कम करने के लिए हमारे पैर में SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, हम उस पर काम कर सकते हैं। SP4 के अलावा हमारी कलाई पे जो PC6 है, तो वायु और एसिडिटी ये भी लिंक होते हैं, है ना। गैस्ट्राइटिस और एसिडिटी, तो गैस्ट्राइटिस के लिए तो PC6 अच्छा पॉइंट है ही, एसिडिटी के लिए भी PC6 एक अच्छा पॉइंट है। पैर में SP4 और हाथ में PC6, इन दो एक्यूप्रेशर पॉइंट से हम एसिडिटी को कंट्रोल रख सकते हैं। तो SP4 और PC6 पर काम करने से हम अपनी जो एसिडिटी है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सर क्या सुजोग का कोई तरीका है इस पर काम करने का? देखिए सुजोग में हम हथेलियों पे काम करते हैं, है ना। तो जो रिफ्लेक्शन है, तो हमारे पेट में रेन 12 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, तो उसका कॉरेस्पॉन्डेंस हम यहाँ पर आता है अपने रिंग फिंगर को अगर हम फोल्ड करते हैं अपनी कलाई पर नॉर्मल वे में, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट जहाँ पे टच करता है ये रेन 12 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इस जगह पर आप नीला रंग, काला रंग या पीला रंग आप लगाकर एसिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। आप यहाँ पर जेंटल मसाज करके भी आप रेन 12 एक्यूप्रेशर पॉइंट को टोन करते हुए आप अपनी एसिडिटी को, पित्त को कम कर सकते हैं। सुजोग में ये कॉरेस्पॉन्डेंस रेन 12 एक्यूप्रेशर पॉइंट। सर यहाँ पर मेरा एक सवाल और है कि विंटर्स में लोगों का रहता है कि घी का सेवन लोग ज़्यादा करने लगते हैं, तो जो पित्त प्रकृति है जहाँ पर आपने बताया कि हमें ऑयल का इस्तेमाल इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो क्या घी का इस्तेमाल वो कर सकते हैं, किस तरह से समझे? देखिए पित्त प्रकृति वालों में पित्त जो पित्ताशय है, गॉल ब्लैडर और स्टमक है, वो एक्टिव रहता है। तो अब एक्टिव है, अग्नि एक्टिव है, तो अग्नि में तो हमें डालना होगा तभी वो अग्नि तृप्त होगी। तो पित्त प्रकृति वालों के लिए घी का प्रयोग अच्छा है, उन्हें घी, और विंटर में ऐसे भी कहते हैं घी खाना चाहिए, उनके लिए घी का प्रयोग, घी खाना उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच सर, आपने पित्त प्रकृति के बारे में भी इतनी सारा हमारे साथ ज्ञान साझा किया। तो पित्त प्रकृति में हम इसको इस तरह से ले सकते हैं कि हमें अपना जो खाना है उसको बैलेंस करना ही है, हमें रात में नहीं जगना, और अगर रात में जागना पड़ रहा है तो हमें थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना है, जिससे कि जो अम्लीय शक्ति है, जो पेट में अम्ल जो होता है, एसिड जो होता है, वो बढ़े नहीं, डाइल्यूट होकर वो नॉर्मल रहे। और इसके साथ ही आपने बताया कि हमें एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर काम कर कर भी अपनी एसिडिटी को हम कम कर सकते हैं। तो सर इसी के साथ हम बढ़ेंगे कफ प्रकृति के बारे में आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने जैसे बताया ना कि वो रहना तो बहुत आसानी से चाहते हैं लेकिन उनके लिए ज़रूरी होती है एक्सरसाइज, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इनके बारे में जानना चाहूँगी। देखिए हमने देखा कफ में पृथ्वी तत्व और जल तत्व ज़्यादा है, तो पृथ्वी तत्व के ज़्यादा होने से उनकी बॉडी में ओवरवेट की टेंडेंसी होती है, वो जल्दी वजन गेन कर लेते हैं। पित्त प्रकृति वाले अगर वजन गेन करें तो वो जल्दी अपने वजन को कम भी कर सकते हैं। वात प्रकृति वाले तो वजन को गेन करते ही नहीं है, वो बोलते हैं कि मैं कुछ भी खा लूँ मेरा वेट कभी नहीं बढ़ता। जो लोग ऐसा बोलते हैं यानी कि वो वात प्रकृति वाले हैं। पित्त वालों का वेट बढ़ता है और वेट जब कम करना चाहे तो कम भी कर लेते हैं। जैसे मैं खुद ही, अगर मेरा वेट कभी बढ़ जाता है तो मैं थोड़ा सा ध्यान दूं तो आराम से वेट मेरा कंट्रोल हो जाता है। लेकिन कफ प्रकृति वालों का वेट बढ़ता है और कम जल्दी नहीं होता। ओबेसिटी और ओवरवेट ये कफ लोगों को ज़्यादा परेशान करता है। तो कफ प्रकृति वालों को अपने वेट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि उनकी टेंडेंसी है कि वो वेट जल्दी गेन करेंगे।
तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पृथ्वी तत्व उनके शरीर में अधिक है, पृथ्वी तत्व को बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। तो कफ प्रकृति वालों के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, और फिजिकल एक्सरसाइज, योगा हुआ या जिम हुआ। वैसे हम योगा को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर किन्हीं को पसंद है तो जिम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कफ प्रकृति के हैं तो वात प्रकृति वालों को के लिए जिम बिल्कुल नहीं चाहिए। पित्त वाले थोड़ा कर भी सकते हैं, लेकिन कफ वालों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि उनके शरीर में पृथ्वी तत्व तो ज़्यादा होता है ना। और कफ प्रकृति वाले सेडेंटरी लाइफस्टाइल पसंद करते हैं जी। बहुत जगह पे लिखेंगे आप, कहीं पर कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई ग्रुप के लोग हैं, कुछ लोग जल्दी सीट ढूंढेंगे मुझे बैठने का मौका मिल जाए, तो ये कफ प्रकृति वाले होते हैं, वो जल्दी बैठना चाहते हैं, क्योंकि वो पृथ्वी तत्व जो है वो नीचे जाना चाहता है, सेटल डाउन होना चाहता है। जो वात प्रकृति वाले हैं वो तो हमेशा घूमते रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, चलते रहेंगे। पित्त वाले हाँ बैठने को मिले तो बैठ जाएंगे, नहीं तो खड़े भी रह सकते। कफ प्रकृति वाले खड़े ज़्यादा देर नहीं रह सकते। कफ वालों को ना आराम पसंद होता है, लेकिन जो पसंद है ठीक है, लेकिन अगर वो वेट का कंसर्न है, क्योंकि अगर हम जितना आजकल तो बहुत जितना हमें एक्टिव होना चाहिए, जैसे 10,000 स्टेप्स लाइफस्टाइल मेडिसिन में कहा गया है, तो वो तो ज़्यादातर लोग पूरा नहीं कर रहे हैं। कफ प्रकृति वालों के लिए इसको पूरा करना जरूरी है, क्योंकि उनको ओवरवेट की टेंडेंसी है, और अपने नेचुरल टेंडेंसी के अलावा बहुत सारे रोग जो होते हैं वो कफ वालों को, जिन लोगों को कफ दोष वाले रोग हो जाते हैं, उनके लिए तो ये ज़्यादा जरूरी हो जाता है। सर क्या और कौन से रोग होते हैं कफ प्रकृति वालों को? देखिए, कफ जो होता है वो उसमें पृथ्वी तत्व बढ़ता है ना। तो जब भी हमारी बॉडी में कहीं पे कोई रिजिडिटी हो जाए, कहीं पर कोई ज्वाइंट है जो मूव नहीं कर रहा है ना, स्टिफनेस आ गई है, कड़ापन आ गया है ना, तो वो कफ दोष का रोग है, स्टिफ जॉइंट्स। तो अर्थराइटिस वगैरह में कफ जॉइंट्स बढ़ जाते हैं, कफ दुख के रोग बढ़ जाते हैं, जिसमें हम इमोबाइल हो जाते हैं। कोई भी ऐसा रोग जिसमें हम हिला नहीं पाते, फ्रोजन शोल्डर है, तो वो कफ प्रकृति का रोग है। तो जिसमें भी इमोबिलिटी आती है, जिसमें स्टिफनेस आता है, वो कफ के रोग है। ओके, तो जहाँ पर भी स्टिफनेस की प्रॉब्लम है तो हम वहाँ पर समझ सकते हैं कि वहाँ पर कफ प्रकृति ज़्यादा हो रही है, कफ दोष जो है वो ज़्यादा हो रहा है। तो सर अब इसको समझना चाहूँगी कि अब इसको कैसे बैलेंस करें? देखिए, जो सबसे शुरुआत से बात हो रही है कि हम अपने दिनचर्या को, अपने भोजन करने के ढंग को और अपने स्ट्रेस को, इसे हमें कम रखना, कंट्रोल रखना तो बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान का प्रयोग तो तीनों दोष में बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन में बैठना, हम अपने भोजन करने के तरीके को और भोजन को ध्यान में रखें। अब कफ जो है वो पृथ्वी और जल तत्व प्रकृति का हो रहा है, तो इनको वैसी भोजन, मतलब हमें इनको ताज़ा भोजन करना इनके लिए ज़रूरी है, गर्म भोजन इनको करना ज़रूरी है। वैसे सभी के लिए ताज़ा भोजन और गर्म भोजन अच्छा रहता है। कफ प्रकृति वाले लोगों को ताज़ा भोजन करना ज़रूरी है, गर्म भोजन। एक्सरसाइज के तौर पे वो कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज, सूर्य नमस्कार, विभिन्न योगासन, प्राणायाम वो कर सकते हैं। उनके लिए ब्रेथ वर्क बहुत हेल्पफुल है। ब्रेथ वर्क जो हमारे पीएमसी हिंदी पर श्रीनाथ डागा जी की आवाज़ में है, जिसमें हम स्पेसिफिक म्यूजिकल के साथ सांस लगातार छोड़ते हैं। ये जो ब्रेथ वर्क है ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। इसके माध्यम से हम फिजिकल लेवल पे तो अपने आप को एक्टिव करते ही हैं, माइंड के लेवल पे भी जो इमोशन, स्ट्रक इमोशंस हैं वो रिलीज होते हैं। जो ऐसे पास्ट के इमोशंस हैं, अनहेल्दी इमोशंस हैं, वो रिलीज होते हैं। तो हमारा चैनल स्पिरिचुअल चैनल है, यहाँ पे हम स्पिरिचुअल अप्रोच की ज़्यादा बात करते हैं। कफ को, पित्त को, वात को, सभी को कंट्रोल करने के लिए कई सारे अप्रोच हैं। हम यहाँ पर आध्यात्मिक अप्रोच की बात ज़्यादा कर रहे हैं कि आप किस तरह से अपने जीवन में ब्रेथवर्क को शामिल करके अपने कफ प्रकृति को बैलेंस रख सकते हैं। कफ दोष आपके जीवन में ना बढ़े, यह आप ध्यान रख सकते हैं। तो ब्रेथ वर्क आप रेगुलर करते रहिए, तो आपको कफ की समस्या, कफ दोष के बढ़ने वाली समस्या आपको नहीं होगी। तो सर ये तो रही बात हमें किस तरह से मैनेज करना है कि कफ प्रकृति है वो ज़्यादा ना बढ़े। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक्यूप्रेशर या फिर सुजोग में क्या करें? देखिए, कफ प्रकृति में हम पृथ्वी तत्व और जल तत्व बढ़ रहा है, तो पृथ्वी का काउंटर को बैलेंस करने वाला कौन सा तत्व आएगा? सूर्य तत्व। जी।
तो सूर्य तत्व यानी कि गर्मी, गर्माहट। तो कफ प्रकृति वाले लोगों को सूर्य प्रकाश में जरूर जाना चाहिए, वैसे सभी को जाना चाहिए जी। सूर्य प्रकाश से ही हमें जीवन मिल रहा है। जो भी हम भोजन कर रहे हैं सूर्य प्रकाश की ही तो देन है। तो सभी के लिए सूर्य प्रकाश अच्छा है, लेकिन कफ प्रकृति वालों के लिए ये कंपलसरी जरूरी है। अगर उनको रीजनेबल हेल्दी लाइफ जीना है तो दिन भर में आधे घंटे के लिए धूप में वो जरूर जाएं। सन में जाकर अगर प्राणायाम करना है, एक्सरसाइज करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो मेडिटेशन में बैठ सकते हैं। अगर सूरज नहीं निकल रहा है, अगर कहीं भी ऐसा मौसम है, क्योंकि अभी विंटर में बहुत जगह पे ऐसा हो जाता है, तो हीट जरूर लें। हीटर का प्रयोग या गर्म पानी का प्रयोग ये कफ प्रकृति वालों के लिए तो ये जरूर होना चाहिए, है ना। जितना आप गर्माहट अपने शरीर को देंगे उतना ये कफ प्रकृति नहीं बढ़ेगी। और जो जॉइंट्स में पेन होते हैं, नी जॉइंट का पेन या बैक में पेन, तो उसमें भी बहुत लोग तो अनजाने में भी हीटिंग पैड्स का या उसको गर्म पानी का प्रयोग तो करते हैं। तो ये अच्छा है। कफ को कंट्रोल करने के लिए हमें हीटिंग अपने बॉडी को यानी कि सूर्य प्राण देना है। अब इस सूर्य प्राण को हम एक्यूप्रेशर से कैसे बढ़ा सकते हैं? सूर्य प्राण को एक्यूप्रेशर के लैंग्वेज में कहा जाता है यांग, YANG। अब यांग ची बढ़ाने वाले जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है, जैसे हमारे पैर पे ST36 है, घुटने के पास बाहर की तरफ ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। तो अगर हम ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करते हैं तो यह हर तरह के दर्द में फायदेमंद होता है। हर तरह डायजेशन को आपको अच्छा करता है, आपकी बॉडी में एंटी एजिंग लाता है। मतलब दर्द को कम करने के लिए, कफ को कम करने के लिए तो यूज कर ही सकते हैं। ST36 ना एक ऐसा जबरदस्त पॉइंट है कि वो दर्जनों कंडीशन में काम आता है। ST36 को आप मसाज कर सकते हैं। ST36 के अलावा आप GB41 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज कर सकते हैं। गॉल ब्लैडर मेरिडियन का 41वां पॉइंट, जो पैर की हमारी छोटी उंगली और उसके बगल वाली उंगली के बीच में थोड़ा पीछे की तरफ आता है। हम अपने पैर में जो छोटी उंगलियां हैं उन चारों छोटी उंगलियों का मसाज कर सकते हैं। यह भी हमारे शरीर में यांग मेरिडियन को एक्टिव रहने का, सूर्य प्राण वाली नाड़ियों को एक्टिव रखने का एक बहुत आसान तरीका है। तो थैंक यू सो मच सर, जो आपने बताया कि हमें किस तरह से हम तीनों जो दोष हैं उन पर आपने काम करने का तरीका हमें बता दिया और हमें ध्यान रखने का बता दिया कि हमें कहाँ कहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे मेजर जो चीज़ है इसमें वो है कि हमें अपनी दिनचर्या को मैनेज रखना है। बिल्कुल, दिनचर्या को ऑर्गेनाइज रखना है और इसके साथ ही साथ हमें रात में नहीं जागना है। अपने भोजन पर ध्यान देना है, भोजन सात्विक हो, शुद्ध हो और बाहर का ना हो तो बेहतर है। और इसके साथ ही जब भी हम भोजन कर रहे हों हमें ध्यान रखना है कि हमें माइंडफुल ईटिंग करनी है। हमें स्क्रीन्स को अवॉइड करना है, हमें टीवी स्क्रीन्स को नहीं ध्यान देना है, हमें टीवी देखते हुए नहीं भोजन करना है और ना ही हमें स्क्रीन यानी कि अपने फ़ोन पर रहते हुए भोजन करना है। तो सर ये हमने बात कर ली तीनों दोषों के बारे में, लेकिन जब ये तीसरी जो बात है, हम जब बात कर रहे हैं कफ प्रकृति के लोगों के बारे में, तो जैसे कि मैं समझना चाहूँगी कि क्या यहाँ पर मुद्रा का कोई विशेष रोल हो सकता है? बिल्कुल। हमें कफ दोष को कंट्रोल में रखने के लिए सूर्य प्राण चाहिए। तो एक सूर्य मुद्रा होती है। सूर्य मुद्रा में हम छोटी उंगली के बगल वाली यानी कि रिंग फिंगर को फोल्ड करके अपने अंगूठे से प्रेस करते हैं। तो इस सूर्य मुद्रा का प्रयोग कफ प्रकृति वाले अगर करते हैं 15-15 मिनट दिन में 3 बार, तो यह उनके कफ को कंट्रोल करने के लिए, वेट को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा होगा। जिन लोगों को भी ठंड ज़्यादा लगती है उनको संभावना है कि वो कफ प्रकृति के लोग हों, आप सूर्य मुद्रा करें। वात प्रकृति वाले लोगों को भी ठंड ज़्यादा लगती है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन उनको ड्यूरेशन थोड़ा कम रखना है। वो 5-5 मिनट दिन में 3 बार करें। कफ प्रकृति वाले 15-15 मिनट तक कर सकते हैं, दिन में 2 बार या 3 बार। तो थैंक यू सो मच सर, जो आपने मुद्रा का बताया कि हमें किस तरह से मुद्रा पर काम करके भी अपने शरीर में जिनको सर्दी ज़्यादा लगती है वो गर्मी को बढ़ा सकते हैं। तो सर अब ये तो रही बात, हमने तीनों के बारे में बात कर ली, तीनों को समझ लिया, तीनों दोषों के बारे में समझ लिया, लेकिन जो हमारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, जिनको लग रहा है जब आपने तीनों दोषों के बारे में बताया तो उनको लग रहा है ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है और ये भी प्रॉब्लम है। तो जब तीनों प्रॉब्लम लोगों को लग रहा है तो वो लोग क्या करें कि हाँ ये भी है, ये भी है, ये भी है? तीनों नहीं होता, हमें अपने बॉडी के बिल्डअप को देखना है जी। हमें अपने सोचने के ढंग, बोलने के ढंग को देखना है। तो कभी कभी 2 प्रोमिनेंट हो सकते हैं, तीनों प्रोमिनेंट कभी नहीं होता। या तो कोई एक प्रोमिनेंट होता है, या तो हम वात प्रकृति के होते हैं, या पित्त प्रकृति के होते हैं, या कफ के होते हैं।
कभी कभी दो होता है, जैसे मेरे भीतर पित्त और कफ है, मैं पित्त का भी हूँ और मैं कफ का भी हूँ। तो दो, वात पित्त, पित्त कफ या वात कफ, ऐसा हो सकता है। वात पित्त और पित्त कफ ये कॉम्बिनेशन चूंकि नज़दीक का है तो इनका ही ज़्यादा होता है। तो 3 और 2 ये 5 दोष के लोग हो सकते हैं, तीनों कभी नहीं होते। तो सर अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना है कि जब दोनों दोष हो, दो दोष हो, तो फिर क्या करें? देखिए, जो बेसिक बातें हैं कि हम अपने भोजन को डिस्टर्ब ना करें, भोजन के टाइमिंग को, भूख लगती है भोजन करें, हेल्दी फूड, सात्विक फूड, समय पर सोएं और दिनचर्या में 2 बार हम ध्यान का प्रयोग में बैठें। अगर सिर्फ हम इतना बेसिक भी करते हैं तो सभी रोग हमारे ठीक रहेंगे, सभी दोष हमारे परफेक्ट रहेंगे। जी सर, थैंक यू सो मच इसको बताने के लिए। लेकिन अब मैं ना आपसे कुछ सवाल ऐसे पूछना चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है लोगों को कि किन्हीं को पसीना बहुत ज़्यादा आता है, सर्दी में भी पसीना आ रहा है, तो वो कौन सी प्रकृति के वो होंगे? पित्त प्रकृति के होंगे। वो पित्त प्रकृति के। और कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत सर्दी लगती है, एक्सट्रीम सर्दी लग रही है। नॉर्मल सर्दी में एक पर्सन घूम रहे होंगे एक टी शर्ट में और दूसरे पर्सन प्रॉपर पैक होकर घूम रहे हैं, फिर भी वो बोल रहे हैं सर्दी बहुत है, सर्दी बहुत है। तो उनको वो किस प्रकृति में आएंगे? देखिए, पित्त प्रकृति वालों के अंदर अग्नि है जी। तो उन्हें सर्दी नहीं लगती जी। वो बहुत कम कपड़ों में रहते हैं विंटर में भी। जी। अब कफ प्रकृति वालों को जनरली ठंड ज़्यादा लगती है, तो अपने आप को सेफ रखने के लिए उनको प्रॉपर अपने आप को कवर करना भी चाहिए ना। दूसरों के देखने में नहीं आना कि दूसरे तो कम कपड़े पहन रहे हैं तो मैं भी करूं। पित्त प्रकृति वाले बीमार नहीं पड़ेंगे अगर वो कम कपड़ों में भी हैं तो, मतलब पढ़ भी सकते हैं लेकिन संभावना बहुत कम है। कफ प्रकृति वाले अगर अपने आप को कवर नहीं करेंगे तो उनको बॉडी में कोई अलग अलग तरह के पेन शुरू हो जाएंगे जो शरीर में वात के आ जाने की वजह से हुआ है। तो कफ प्लस वात का वो रोग हो गया है। सर इस पर एक सवाल और है कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको सर्दियों में भी ना, जैसे कि मेरा भाई है, वो जब खाना खाता है चाहे सर्दी हो या गर्मी, वो पूरा पसीने में नहा जाता है, तो वो फिर किस प्रकृति का हुआ? वो भी क्या पित्त प्रकृति का हुआ? नहीं, यहाँ पे ना हमें यह देखना पड़ेगा कि अगर कोई भी चीज भोजन करते समय अगर बढ़ रहा है तो हमारे स्टमक को उस समय एक्टिव एफर्ट करना पड़ रहा है। स्टमक की केयर करने की जरूरत है। एनर्जी मेडिसिन में स्टमक जब भोजन अंदर गया है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक को एक्शन करना है जी। अब बॉडी की सारे फोकस स्टमक पे चली जाएगी तो बाकी जगह पे फिर गर्मी या पसीना पैदा हो रहा है, तो स्टमक की केयर करने की जरूरत है। बस इससे ये बात पता चलती है। तो सर स्टमक की केयर हम कैसे करें? कि हमें भोजन को लाइट रखना है, इस तरह से करना है या क्या करना है? हमें जितनी भूख हो उतना ही भोजन करना है, ओवर ईटिंग कभी नहीं करनी है। ओवर ईटिंग करने से स्टमक पे लोड पड़ता है। और जो प्राकृतिक सात्विक भोजन में जो पसंद है वो पसंद का भोजन आप करते रहें। जो सब्जी पसंद है, अगर हम अगर हम थोड़ा ध्यान में हैं, थोड़े से शांत हैं, तो हमारी बॉडी भी पुकारती है, कहती है कि हमें किस तरह का भोजन करना चाहिए। फल और सब्जियों में हमें किस तरह का भोजन करना चाहिए वो हम करेंगे तो हम बहुत आसानी से अपने आप को ठीक रख सकते हैं। लेकिन सर जब देखा जाता है कि जब इस तरह के लोग होते हैं उनको तला भुना खाना ज़्यादा पसंद आता है, बाहर का ज़्यादा पसंद आता है, तो फिर उसको कैसे अवॉइड करें और किस तरह से वहां पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, अब जब आई बात तला भुना खाने की जी। तो पित्त प्रकृति वाले, क्योंकि उनके अंदर जठराग्नि अच्छी है जी। तो वो अगर खा ले तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन हाँ, वात प्रकृति वालों को और कफ वालों को ये अवॉइड करना चाहिए, और कफ वालों को तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उनकी बॉडी में ओवरवेट होने की टेंडेंसी है। जी। पित्त प्रकृति वालों को देखते हुए कफ वालों को ओवरईटिंग नहीं करना चाहिए। ओवरईटिंग वैसे किसी को नहीं करना चाहिए, लेकिन कफ वालों को तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो उनकी बॉडी में स्टक हो जाएगा, उनके जब बॉडी में जल्दी फैट जमा होगा। और जो बाहर खाने की बात है तो बाहर हम स्वाद के लिए करते हैं, तो सभी लोगों को कुकिंग सीखनी चाहिए क्योंकि फिर अपने हिसाब से फिर आपको कुक कर सकते हैं। थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन आप यह समझिए कि आपको पौष्टिक, हाइजीनिक, क्लीन फूड अगर आप बनाते हैं तो आप कर सकते हैं। हाँ, समय लगता है तो अगर आपको टेस्ट चाहिए, अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं तो थोड़ा वो समय दें। हमें बाहर का भोजन अवॉइड करना चाहिए, घर में हम अच्छा बनाकर अच्छा खाएं, वो ठीक है। ओके, तो सर ये तो रही बात कि हमें तीनों प्रकृति में समझना है कि हमें क्या क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो मैं आपसे एक कोई भोजन जानना चाहूंगी, या कोई भोजन, कोई ड्रिंक, कुछ भी जो हमें तीनों प्रकृति में अवॉइड करनी है और तीनों प्रकृति में हम ले भी सकते हैं। देखिए, जो भी प्रोसेस्ड फूड है वो तो तीनों प्रकृति वालों को अवॉइड करना है जी।
ना। प्रोसेस्ड फूड हमारे टेस्ट बड्स को तो अच्छे लगते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के लिए वो सुटेबल नहीं है। और प्रोसेस्ड फूड में भी मेन कंपोनेंट क्या है? फाइबर्स। फाइबर्स उसमें बहुत कम होते हैं, नहीं के बराबर होते हैं। तो फाइबर्स वाला जो फूड है यानी कि मिलेट्स, तो मिलेट का बना हुआ हम जो भी डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज हैं वो हम हर एक कंडीशन में ले सकते हैं। मिलेट्स इज द बेस्ट फूड बिसाइड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। इनफैक्ट फ्रूट्स और वेजिटेबल में अगर हम कुकिंग प्रोसेस की जब बात करें, क्योंकि जिन लोगों को अलग अलग टेस्ट पसंद है, तो फल और सब्जियों में तो उतनी वैरायटी टेस्ट की पॉसिबल नहीं है। जिन लोगों को विभिन्न वैरायटी पसंद है तो फिर मिलेट्स के फिर अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तो वो फूड सबको सूट करेगा। तो थैंक यू सो मच सर, जो आपने बताया कि हमें दो चीज़ें जो हम तीनों ही दोषों वाले जो लोग हैं जिनमें ज़्यादा है या कम है, वो तीनों अवॉइड कर सकते हैं और ले सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि जो अवॉइड करना है वो जंक फूड है, तीनों प्रकृति में अवॉइड करना है, और जो खा सकते हैं हम वो है मिलेट्स। और जो तेल का जो प्रयोग है ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमें रिफाइन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो अगर आपके नज़रों के सामने निकला हुआ तेल है वो, या कच्ची घानी का तेल, अनप्रोसेस्ड तेल, उसका प्रयोग करने से हम सभी लोग ठीक रह सकते हैं। तो यहाँ पर हमें तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हमको जंक फूड को अवॉइड करना है, हमें मिलेट्स का इस्तेमाल करना है, और ऑयल का इस्तेमाल करते समय हमें बहुत ज़्यादा सजग रहना है। रिफाइंड ऑयल जो है बिल्कुल उसको अवॉइड करना है, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग हो चुकी होती है और ऑयल की जो गुडनेस होती है वो प्रॉपर जा चुकी होती है। तो उसमें सिर्फ अननेसेसरी चीज़ें ही रह जाती हैं जो ज़रूरत हमारे शरीर को नहीं है, तो हम वो चीज़ों को हम शरीर में लेते ही क्यों हैं। थैंक यू सो मच सर इस टॉपिक पर अपना ज्ञान हमारे साथ साझा करने के लिए। हालांकि मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूँगी कि ये टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है। इस पर हमने जितना भी संभव हो सका है वो सारी जानकारी आप तक पहुँचाने का प्रयास किया है। लेकिन यदि आपके मन में फिर भी कोई सवाल है तो आप वो सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, और आप अपना सवाल हमें व्हाट्सएप ऑडियो नोट में भेजें। जाते जाते सर आपका धन्यवाद करना चाहूँगी। आपका धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात डॉक्टर से पूछो के अगले एपिसोड में एक और टॉपिक या Q&A सेशन के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए PMC हिंदी चैनल। नमस्कार।